अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीबॉडी दे वाचिंग कशर साइंटिस्ट। आई एम योर होस्ट मोहम्मद सलमान। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल एंड फाइन इन देयर लाइव्स। तो फाइनली आपका जो जहलम का कोर्स है इसमें मैं पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऑलरेडी आपने तस्लीम के पास लाइट पढ़ी, ह्यूमन आई पढ़ा, एंड इट हैज़ बीन क्वाइट लॉन्ग यू हैव बीन लर्निंग फ्रॉम तस्लीम। सो आई थॉट ऑफ टेकिंग सम पोर्शन और आपके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिले, ताकि हम भी थोड़ा बहुत आपको सिखा पाए और हम भी आपसे थोड़ा बहुत सीख पाए। तो उसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके लिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी लेके आया हूँ। एज ऑफ इन नेक्स्ट कमिंग वीक्स वी विल बी वीक्स, या मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने में हम अपना सारा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। बाय द एंड ऑफ इंशाल्लाह दिसंबर योर सिलेबस विल बी completed। एंड उसके बाद देखते हैं इफ़ यू पीपल हमारे साथ कनेक्टेड रहे तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए कुछ आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के रिलेटेड कुछ खास लेके आएंगे। खैर, हाल फिलहाल अभी के लिए शुरू करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस आज के लेक्चर में जो है चीज़ें जो हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, और पढ़ेंगे हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो अगर आपने, मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा एक छोटी सी इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ। E=mc²। आपने जहाँ पर कहीं पे भी फिज़िक्स की फ़ोटो देखी होगी गूगल करके, तो कहीं ना कहीं ये वाली इमेज आपको तो पहले ज़रूर दिखी होगी। आपने कहीं पे भी आइंस्टाइन को देखा होगा या आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, तो ये इक्वेशन कहीं ना कहीं आपके जहन में आई होगी। इन जनरल अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये E=mc² वाली इक्वेशन आपने कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी और कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। तो इस E=mc² का जो फंडा है वो ये एनर्जी का फंडा है, और इसी एनर्जी के फंडा सारे यूनिवर्स का फंडा है। यूनिवर्स की सबसे दो बड़ी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, एक तो एनर्जी और एक मास। इन दो चीज़ों को पढ़ लिया, समझ लो यूनिवर्स को पढ़ लिया, और इन दो चीज़ों के बीच में जो कन्वर्जेंस होते हैं उसी से हमारी सारी साइंस जो है, हमारी सारी दुनिया जो है, हमारी यूनिवर्स जो है, उसी पे डिफाइंड है। अब वो किस तरीके से होती है, अब एक फिनोमेना होता है, दूसरा फिनोमेना होता है, एक तरीके से होती है, दूसरी तरीके से होती है, लास्ट में हमारा सिस्टम, हमारी साइंस जो है इसी इक्वेशन के इर्द गिर्द या इसी एनर्जी और मास के जो फंडा जो है इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कि एक हमारा एनर्जी होती है एक सिस्टम की, एक और हमारा मास होता है, और उन दोनों में कन्वर्जेंस क्या होते हैं, और मास का सिस्टम कैसे बैलेंस रहता है, एनर्जी का सिस्टम कैसे बैलेंस रहता है, वो चीज़ें कैसे चलती है। सो लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी, यहाँ पर हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी होती क्या है? हम बोलते हैं एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। आपने इससे पहले अपना क्लास 9th पढ़ा। आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा होगा? आपने क्लास 9th में फोर्स पढ़ा होगा। हम बोलते हैं जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वजह से उस बॉडी में थोड़ी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, या उस बॉडी में उसका जो चेंज होता है स्टेट का, या कुछ भी चेंज होता है। जब हम किसी बॉडी पे वो फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसी को हम जो है एनर्जी बोलते हैं। आपने क्या वर्क डन का जो हमने फॉर्मूला देखा होगा वो हम बोलते हैं फोर्स का डिस्प्लेसमेंट। जितना हमने फोर्स किया उसके जो उसको मल्टीपल करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, और बोलते हैं हमारा जो है वर्क डन हो गया। और हम बोलते हैं ये वर्क उतना ही होगा जितना हमारे पास एनर्जी होगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि अगर आपने मेरे पास लास्ट ईयर में पढ़ा होगा अथवा तो आपको ये बताओगे मैं लास्ट ईयर भी एग्जांपल दी थी, आज मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ। मैं कंसिडर करता हूँ मेरे पास दो जो है भाई है, दो ट्विन्स है। ठीक है, ये जो दो ट्विन्स है इन दोनों का मास भी दोनों का सेम है। कंसिडर करते हैं एक बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसमें इन दोनों का मास भी सेम है और इन दोनों की एज तो ऑब्वियस ही बात है, ट्विन्स है तो सब कुछ सेम ही होगा। अब क्या काम करते हैं, जब ये दोनों सुबह सवेरे उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और स्कूल जाते हैं। अब ये स्कूल से जब वापस आते हैं, इनमें से एक भाई जो होता है ना वो आने के बाद खेलने जाता है, वहाँ के बाद आने के बाद जिम जाता है, उसके बाद घर का काम करता है, फिर पढ़ाई करता है। दूसरा भाई जो है वो आके टीवी देखने लग जाता है, खाता है और सोता है। ना वो ठीक पढ़ पाता है ना वो काम कर पाता है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा वाला भाई था वो ज़्यादा काम भी कर पाता है, ज़्यादा पढ़ भी पाता है और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर पाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर हम देखेंगे उसके पीछे का रीज़न हम बोलेंगे कि एक की एनर्जी जो है वो शायद से ज़्यादा है, दूसरे की एनर्जी जो है कम है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा काम कर पाता है, जिसकी एनर्जी कम है वो कम काम कर पाता है।
अब अगर हम इन दोनों को एक स्टेट पे ले जाएं जहाँ पे हम बोलें इन दोनों को कि नहीं भाई साहब आप दोनों को काम करना है, एक काम करना है आपको, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर दौड़ना है, ये दोनों को ही दौड़ना है, अगर आप दोनों ने नहीं दौड़े आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको घर से निकाला जाएगा। तो क्या काम करता है, दोनों भाई जब दौड़ने लग जाते हैं, एक भाई पूरा 10 किलोमीटर दौड़ पाता है, दूसरा भाई सिर्फ 8 किलोमीटर दौड़ पाता है। जो 10 किलोमीटर दौड़ा ना, उसकी एनर्जी कितनी थी, उसने काम कितना किया, उसने 10 किलोमीटर दौड़े तो उसकी एनर्जी 10 किलोमीटर वाली थी, और जो 8 किलोमीटर दौड़ा उसकी एनर्जी इतनी ही थी कि वो 8 ही किलोमीटर दौड़ पाए। वो 8 ही क्यों दौड़ पाया, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी ही थी, वो 8 ही दौड़ सकता था। और दूसरा वाला 10 क्यों दौड़ पाया, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि वो 10 दौड़ पाता था, वो शायद से 10 से ज़्यादा भी दौड़ पाए। तो एनर्जी क्या होती है, ये यही काम करने की क्षमता होती है। 10 वाला ज़्यादा काम कर सकता था, यानी कि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती थी। 8 वाला काम कम कर सकता था, यानी कि 8 वाले की एनर्जी कम थी। यानी कि हमारा एनर्जी जो होता है, ये होता है हमारा एबिलिटी टू डू वर्क। हम कितना काम कर सकते हैं, हम कितना कोई काम कर सकते हैं, उसको हम एनर्जी कहते हैं। अब जो हमारी एनर्जी की दो मेन फॉर्म्स हैं, इनका ही कन्वर्जन जो है हम थ्रू आउट पढ़ते हैं। जब तक आपकी क्लास 11th भी चलती है, आपकी क्लास 12th भी पढ़ती है, मैक्सिमम केसेस में हमेशा थ्रू आउट जो हमारे फिजिकल सिस्टम्स है उनमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, या तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं या तो काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं। पोटेंशियल क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एक बॉडी की ड्यू टू जो बॉडी की स्टेट है उसकी वजह से उस बॉडी में जो एनर्जी होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मैं यहाँ से अगर छोड़ दूँ तो इस पेन में एक एनर्जी स्टोर होगी ड्यू टू इस पोजिशन। ये ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है, जब इसने हाइट गेन mgh, जनरली हम पोटेंशियल एनर्जी को जो है डिफाइन करेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये जो यहाँ तक चढ़ा इसने कुछ हाइट गेन की होगी, कुछ एनर्जी गेन की होगी। जब मैंने इसको यहाँ से वापस डाला तो ये जब नीचे गिरेगा तब ये टूटेगा, इसकी साउंड एनर्जी निकलेगी, ये ब्रेक करेगा इस बॉडी को, नॉर्मल फोर्स जो नीचे वाली ग्राउंड इसको एक्ट कराएगी उसके अपोजिशन में काम करेगा, और जो फ्रिक्शन है उसके अपोज जो एयर वाला फ्रिक्शन होगा उसके अपोजिशन में काम कराएगा। वो सारे काम उसे कौन कराएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये वो एनर्जी होती है जो किसी बॉडी में तब आती है जब उसके पास कोई पोजीशन होती है। अगर बॉडी मोशन में होगी तो हम उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है नहीं डिफाइन करेंगे, हम उस वक्त बोलेंगे कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब जब बॉडी कोई पोटेंशियल एनर्जी, जब कोई बॉडी मूविंग होगी क्या उसके पास टोटली कुछ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ड्यू टू दैट स्टेट होगी। बट जब जनरली एक डिफिनीशन के तौर पे अगर हम बोलेंगे, अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो एक बॉडी में तब होती है जब वो बॉडी एक स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है, और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक बॉडी में तब होती है जब वो बॉडी मोशन में आती है। तो अब जब बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आएगी तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जन होता होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो जब वो बीच वाली स्टेट में होगी तो एट दैट पॉइंट उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सिमिलरली कोई बॉडी जो है मूव कर रही है, गाड़ी जो है चल रही है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब वो बॉडी ब्रेक लगा रही है, ड्यूरिंग दैट मोमेंट जब वो ब्रेक लगाती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल भी होती है। क्यों? क्योंकि उसका काइनेटिक जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है पोटेंशियल में। सिमिलरली जब एक बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी तो उसका पोटेंशियल जो है वो कन्वर्ट होता है उसके काइनेटिक एनर्जी में। तो इट वॉज बेसिक थिंग अबाउट हमारे पास एनर्जी क्या होती है। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, हमारे मेन दो फॉर्म्स होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये फंडा, ये दो जो लॉज हैं, जो दो बहुत फिनोमिनल लॉज है, ये जो हमारा E=mc² वाला चीज़ जो मैंने अभी आपको बोली थी, इसके पीछे दो हमारे लॉज काम करते हैं। एक तो हमारा E वाला और दूसरा है M वाला, यानी कि इसके पास एक तो मास है, एक तो एनर्जी है। और अगर हमें कभी भी किसी भी सिस्टम पे कोई फिनोमेना जानना होता है ना, तो सबसे बेसिक चीज़ जो हम उस पर अप्लाई करेंगे ना, और सबसे बेसिक चीज़ जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा डिटेल्स उस सिस्टम की मिल जाएंगी, वो हमेशा होता है, एक तो होता है एनर्जी बैलेंस और दूसरा होता है मास बैलेंस।
एनर्जी बैलेंस और मास बैलेंस क्या बोलता है हमें, ये लॉ, इनके दो लॉज बने। वो बोलता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सेम मास वाला भी फंडा बोलता है नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्जेंस हो सकते हैं। एक कन्वर्जन वाला सिस्टम हमारा ये भी है, यानी कि एनर्जी मास में कन्वर्ट होगी, मास एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरा मेरा कुछ मास है, तो मुझे बोलो उसकी एनर्जी क्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 ग्राम आई, ये बाइंडिंग एनर्जी होती है, यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, पर इन जनरल मैं बोलूँगा कि हमारा मास का एनर्जी कन्वर्जन होता है। हमारा मास का कन्वर्जन हम एनर्जी में बोल सकते हैं और एनर्जी कन्वर्जन हम मास में बोल सकते हैं। और हमारे जो दो बेसिक लॉज होते हैं, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है और दूसरा हमारा जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या क्या कहता है हमें, कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आई एम सॉरी कि मेरी हैंड राइटिंग जो है मैं थोड़ा हैफजर लिखता हूँ, मैं एक सिस्टम में नहीं लिखता। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी ना ही कहीं से बनेगी ना ही कहीं को जाएगी। यानी कि अगर मैं एक सिस्टम हूँ, मेरे पास कोई एनर्जी है, ड्यू टू माई मोशन, ड्यू टू माई मोशन और ड्यू टू माई पोजिशन, तो मेरे पास जो एनर्जी है ना वो हमेशा जिंदगी, वो हमेशा उतनी ही रहेगी। ठीक है, आप बोलोगे कि भाई साहब इंसान जब मरता है, इंसान जब जिंदा होता है तो वो काम कर पाता है क्योंकि उसके पास एनर्जी होती है। जब वो मर जाता है उसके पास तो वो तो कुछ काम ही नहीं कर पाता है। एट दैट मोमेंट उसके पास तो एनर्जी होती है उतनी जितना उसके जिंदा होने होने में होती है, तो वो क्यों नहीं कर पाता है काम। सिमिलरली आप कहोगे हमारे पास एक गाड़ी है, वो चल रही होती है जब हम उसको चलाते हैं, बट अगर हम उसको बंद कर देते हैं तो वो चलती ही नहीं है खुद से, उसके पास तो एनर्जी, वो खुद से क्यों नहीं चलती, वहाँ पे भी तो वही चली। एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है जहाँ पे कन्वर्जन ज़रूरत होता है। एक फॉर एग्जांपल मेरा हाथ चलता है, मेरी ज़ुबान चल रही है, मैं पेन चला रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है, जब मैं एक स्टिमुलस देता हूँ अपने हाथ को इस चीज़ को करने के लिए। सिमिलरली हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन जब कोऑर्डिनेशन देता है हमारी बॉडी को कि भाई साहब आप काम करो, तब हमारी बॉडी काम करती है। बट क्या होता है, मे बी इवेंचुअली क्या हो गया, हमारा हार्ट जो है, हमारी बॉडी में एनर्जी तो उतनी थी जितना हम काम कर सकते थे, बट क्या हो गया, जिस चीज़ की वजह से हमारी बॉडी में मोशन आनी थी, जिस चीज़ की वजह से हमारी बॉडी में ट्रांजिशंस होने थे, उसका सिस्टम खराब हो गया, हार्ट ही बैठ गया। अब हार्ट बोल ही नहीं रहे काम करने को। इज़ मोर लाइकली कि आपकी गाड़ी जो है वो बंद पड़ी है, आप जब तक उसको सेल्फ नहीं दोगे, जब तक उसको स्टार्ट नहीं करोगे, वो तो चलेगी ही नहीं ना। तो बेसिक फंडा वही वही चीज़ है। अब ये इंटीग्रेशन है सिस्टम का, उसके अंदर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तब एक सिस्टम जो है एज एन होल सिस्टम काम करेगा, या एक पार्ट ऑफ सिस्टम तब काम करेगा जब उसको स्टिमुलस देगा। वो जो स्टिमुलस वाली एनर्जी सिस्टम जो है, जब तक उसमें एनर्जी है तब तक सिस्टम में एनर्जी है। सिमिलरली अगर हम एट दैट पॉइंट बोले ना, ऐसा तो हाल फिलहाल पॉसिबल नहीं है, मतलब इतनी साइंस फॉलो नहीं हुए, बट अगर हम एट दैट मोमेंट बोले, फॉर एग्जाम्पल किसी का हार्ट फेलियर हो गया, ऐसा हार्ट फेलियर हो गया कि उसको हार्ट ही नया डालना पड़ेगा तब वो जिंदा होता, तो हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं एक बंदा जो है वो उस कंडीशन में आ गया जहाँ पे वो मरने की कगार पे, उसका हार्ट जो है काम करना बंद करेगा। अगर अब उसका हम हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे ना, वो बंदा आफ्टर सम टाइम फिर से काम करने लग जाता है, फिर से ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में एनर्जी था, उसकी बॉडी में जो एक सिस्टम था जो एनर्जी काम करने वाला था, बट उसको जो स्टिमुलस देने वाला था वो खराब हो गया था। सिमिलरली दूसरे किसी सिस्टम में ऐसा कुछ हो सकता है, बट हमारे सिस्टम की जो है जो एनर्जी जो होती है वो हमेशा, एनर्जी जो हमारे सिस्टम की होती है वो हमेशा उसी सिस्टम की अपनी एनर्जी रहती है। वो कन्वर्ट नहीं होती, वो कम होती नहीं होती है या ज़्यादा नहीं होती है, बट मे बी एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होती जाए। लाइक मैंने फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा आपको, आधा घंटा पहले मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था, मुझ में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। अब मैंने आधे घंटे में थोड़ा फिजिकल वर्क किया, मैंने बहुत लेक्चर दिया, मैंने बहुत बातें की, मैंने वो किया, मैंने ये किया। जब मैंने ये सब चीज़ें की तो मेरे जिस्म की जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट होगी इन डिफरेंट फॉर्म में, या तो फिजिकल फॉर्म में, या तो मैं जो आपको फिजिकल फॉर्म में ही जो मैं ऑडियो बता रहा हूँ, या मैं कोई और फिजिकल काम कर रहा हूँ, तो वो सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जब मैंने अपनी एनर्जी को उन सारे किस्सों में लगा दिया, तो मेरी जो सिस्टम की जो है एनर्जी वो कन्वर्ट होके दूसरे सिस्टम में चली गई, और मेरे अपने सिस्टम की एनर्जी जो है वो कम होगी। रादर मेरे अपने सिस्टम की एनर्जी खुद ही से ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। अदरवाइज अदर देन दिस कि मैं अपने सिस्टम की जो है एनर्जी को कन्वर्ट करूँ डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, तो अब मेरे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, व्हाट्स ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने एनर्जी को डिफाइन किया, मैंने एनर्जी के लॉ को डिफाइन किया, मैंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिफाइन किया।
यहाँ पे जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, यही जो मैं बोल रहा था कि एक सिस्टम में एनर्जी होती है। अब वो एनर्जी कैसे होती है, या तो उसमें हीट होगी, या तो उसमें लाइट की फॉर्म में होगी, या तो मोशन की फॉर्म में होगी, या तो केमिकल की फॉर्म में होगी, या तो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में होगी। ये कैसे फॉर्म्स होती है, मतलब मेरे पास जो है एक शम्मा है, मैं उसको, कैंडल है, मैं उसको जलाता हूँ। जब मैं उसको जलाता हूँ तो उसके पास जो एनर्जी है अंदर, वो कैसे बाहर आती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि उस सिस्टम की एनर्जी जो है वो एज अ फॉर्म ऑफ हीट एंड एज अ फॉर्म ऑफ लाइट जो है इमिट होती है, ट्रांसफर होती है। तो उस सिस्टम की एनर्जी में जो कहूँगा वो उस सिस्टम की एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी है या लाइट एनर्जी है। सिमिलरली मैं क्या काम करूँगा, मैं एक पेन जो है ऊपर फेंकूंगे, ऊपर से नीचे आएगा, तो मैं बोलूँगा अब इस सिस्टम की एनर्जी जो है वो एज अ फॉर्म ऑफ मोशन है। क्यों, ये मोशन के फॉर्म में ऊपर से नीचे तक आता जा रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल और केमिकल एंड अदर, और ये जस्ट मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी होती है। अब फाइनली हम आ जाते हैं एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी पे। एक एनर्जी का एक गुड सोर्स क्या होता है। मैंने बोला एनर्जी क्या होती है, मैंने एनर्जी का लाभ डिफाइन किया। अब हमारे पास एनर्जी जो होती है, हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। पहले हम बोलेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी का वो सोर्स जो हमें एनर्जी देगा ना, उसे हम सोर्स कहेंगे, ठीक है। सोर्स एनर्जी का सोर्स यानी कि वो सोर्स जो हमें एनर्जी देगा। अब हमारे पास, क्योंकि मैं जस्ट लाइक आपको पता है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, हमारे घर में जनरेटर होता है, हमारे घर में इन्वर्टर होता है, हमारे घर में कार होती है, हमारे घर में जो है मशीन्स होती है, जूसर मिक्सर होता है। ये सारी चीज़ें जो होती है ये क्यों होती है, ग्राइंडर होता है, ये सारी चीज़ें होती है क्यों होती है। इनका बेसिक फंडा जो है, ये मशीन्स यानी कि हमारा काम जो आसान करती है, बट इनका बेसिक फंडा जो है, जो हमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे घर में जो है हीट आए और मेरे घर में लाइट आए, ठीक है। अब हीट मैं खुद से बना नहीं सकता, लाइट मैं खुद से बना नहीं सकता, मेरी बॉडी से बन नहीं सकती। अब अगर मेरी बॉडी में रबिंग करके कुछ हीट बनती है तो कुछ अमाउंट पे बन जाएगी, सारी बॉडी पे तो नहीं बन जाएगी। मैं लाइट अपने आप अपनी बॉडी से तो जला नहीं सकता, मैं चमक तो नहीं सकता हूँ। तो हमें चाहिए होगा ना एक सोर्स जहाँ से हमें ये हीट मिले, जहाँ से हमें ये लाइट मिले। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये हीट देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैंडल लाया, मैंने कैंडल को जलाया, वो मुझे हीट देता है। मैंने वुड लाई, मैंने वुड को जलाया, वो मुझे कैंडल मुझे लाइट देता है। मैंने वुड लाया, वुड मुझे हीट देता है। तो मेरे पास कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे मुझे हीट मिल सकती है, जिनसे मुझे लाइट मिल सकती है, जिनसे मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, जिनसे मुझे केमिकल पोटेंशियल मिल सकता है, जिनसे मुझे और कुछ फॉर्म मिल सकती है जो मुझे ज़रूरत है। तो मैं उन चीज़ों को बोलूँगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब वो मेरा सोर्स अगर अच्छी मकदार में, इफ़ it is giving me energy or heat or whatsoever parameter I am in need of, in a good requirement, in a good quantity, so I will call it a good source of energy. If it's economical, if it has good shelf life, if it is available everywhere, if its calorific value is high, all those things, if they are available in a source, in some material, I will say it as a good source of energy. So some sources of energy जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जस्ट लाइक सोलर एनर्जी, सोलर यानी कि सन, उससे हमें जो एनर्जी मिलेगी उसको हम सोलर एनर्जी कहेंगे। इसी तरीके से जो हमारी विंड जो है, उससे हमें जो एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं। मैंने पहली बार जो हम आपको बोली, एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क। हमें जो है मशीन जो हम कोई भी लाते हैं, वो हमारा काम करती है, ठीक है, वो हमारा काम करती है, यानी कि हमारी लाइफ इजी बनाती है। अगर वो काम करेगी तो उसको एनर्जी चाहिए, अगर उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उसके पीछे एक सोर्स होना चाहिए जो उसे वो एनर्जी देगा। तो फाइनली वो डिफरेंट सोर्सेज कौन से हैं, उनमें से कुछ हमारे विंड सोर्सेज है, कुछ हमारी सोलर है, कुछ हमारे बायो वाले हैं, कुछ हमारे जियोथर्मल है। तो वो सारे सोर्सेज जिनकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है या जिनकी वजह से हम एनर्जी हासिल करते हैं, उनको हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। गुड, अब जो हमारे गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो क्या है। जो हमारा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, ये जो है इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो क्या है कि मेरा जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, ये मेरी एनर्जी जो है मुझे ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, मेरे को ज़्यादा महंगा नहीं चाहिए। आप बोलोगे मुझे यार मैं तो हाइड्रोजन बम ला दूंगा, मुझे एनर्जी ही करानी है ना, मुझे
एनर्जी ही चाहिए ना, हाइड्रोजन बम, एटम बम लाऊंगा यार, वो तो इतनी ज़्यादा एनर्जी देते हैं, हम क्यों नहीं उनको इस्तेमाल में करते हैं? हैव यू एवर वंडर्ड कि यार ये जो वेपन्स होते हैं, हमारा एमिनेशन जो होता है, जिनसे ब्लास्ट्स होते हैं, इनसे तो इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है, इनको हम सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों नहीं लगाते हैं किसी चीज़ में? उसके पीछे और एक जो हमारा सोर्स है, उसके पीछे जो हमारा फ्यूअल, ये जो है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, उसकी और एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जो मेरी एनर्जी वो देना चाहिए ना, वो सस्टेनेबल वे में देना चाहिए। इट शुड नॉट बी एब्रप्ट, इट शुड नॉट बी टू मेरा महीने में जो है इतनी एनर्जी देता है कि मेरे घर की लाइट जले, मार ये मुझे 10,000 साल तक देगा, वो भी ज़रूरत नहीं है। इतना भी नहीं देना चाहिए कि एक दिन में इतना एनर्जी दे कि मेरा घर जो है मतलब मेरा नहीं, खुदा ना खास्ता किसी का भी घर जिसमें वो एनर्जी देंगे वो उड़ जाए। तो हम क्या कहेंगे? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जो हमें एनर्जी बहुत अच्छी देगा, इकोनॉमिकल होगा और अवेलेबल होगा। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है हमारे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की। अब हमारे पास फ्यूल क्या होता है? ठीक है, अब मैंने बोला हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी से ही हमारे पास और एक चीज़ होती है जिसे हम फ्यूल कहते हैं। फ्यूल होता क्या? फ्यूल कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको जब हम बर्न करते हैं ना, ये हमें देता है हीट। क्या देता है? जनरली देता है हीट, एनर्जी। हीट छोड़ो, एनर्जी छोड़ो, हम जनरली बोलेंगे ये हमें देता है एनर्जी। ठीक है, तो ये जो फ्यूल है हमारा, ये ऐसा सोर्स है, ये हमारे एनर्जी का ऐसा सोर्स है जिसमें हमारी हीट एनर्जी होती है। क्या होती है? हीट एनर्जी। जब हमारा फ्यूल जो है, जब हमने उसको जलाया, जब हमने इसको बर्न किया, तो इसकी एनर्जी जो है वो बाहर आ गई एज अ फॉर्म ऑफ हीट या पावर। जब ये हीट बाहर आई इस सोर्स से, तो इसको हम फ्यूल कहेंगे। यानी कि फ्यूल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बर्न करेंगे, वो हमें एनर्जी देगा, बट वो एनर्जी क्या होगी? हीट एनर्जी होगी। क्यों? जलाने के बाद ऑब्वियसली हर किसी चीज़ में हीट, हर किसी चीज़ से मैक्सिमम हीट ही निकलती है। तो अब एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जो है रिक्वायरमेंट्स है। मैंने ये फ्यूल की बात क्यों लाया है? देखो, मैंने अभी आपको बोला फ्यूल जो है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी से बेटर हम कहेंगे हमारा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जब तक हमारा फ्यूल जो है वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगा, तब तक हम इसे फ्यूल नहीं मान। किसी भी चीज़ को हम फ्यूल तब कहेंगे जब वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, फ्यूल जो है वो हम ऐसा समझते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डे टू डे डेली पर्पज, घर वाले पर्पज, ताकि वो हमें एनर्जी दे, जनरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो जो फ्यूल होगा ना वो हमेशा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। अब जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, जो उसकी क्वालिटीज़ होंगी, वो ऑब्वियसली बात है वो फ्यूल की भी क्वालिटीज़ होंगी। तो अब हमारा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? जो हमारा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ना, ये एक ऐसा सोर्स होता है जो हमें लार्ज एनर्जी देता है पर यूनिट मास, यानी कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 ग्राम जो है वो है लकड़ी। ठीक है, दूसरा ग्राम 1 ग्राम जो है वो है पेट्रोल। ठीक है, 1 ग्राम जो है वो है एलपीजी। ठीक है, अब मैंने इन तीनों को जलाया। अब मैंने जब 1 ग्राम इसको जलाया, 1 ग्राम इसको जलाया, 1 ग्राम इसको जलाया, इसने कुछ हीट दी, इसने कुछ हीट दी और इसने कुछ हीट दी। 1 ग्राम जलाने पे लकड़ी ने कितनी हीट दी, पेट्रोल ने कितनी हीट दी, एलपीजी ने कितनी हीट दी, वो इन तीनों की क्या बन गई? वो इन तीनों का कैलोरीफिक वैल्यू बन गया। अब जिसने ज़्यादा हीट दी होगी उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगा, जिसने कम हीट दी होगी उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम होगा। यानी कि अगर मैं 10 ग्राम जलाता हूँ किसी चीज़ के, अगर वो मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ, अगर वो मुझे मैं मानता हूँ 10 ग्राम नहीं, हम एक डेली लाइफ एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है घर में लकड़ी होती है। ठीक है, मैं लेता हूँ लकड़ी अपनी 1 kg और मैं लेता हूँ अपना एलपीजी जो है आपका वो 1 kg लेता हूँ। मैं बोलता हूँ मैंने इसका भी 1 kg जलाया, इसका भी 1 kg जलाया और दोनों पे जो है मैंने कुछ खाना बनाने के लिए रखा था। ठीक है, पानी रखा था। एक में भी मैंने रखा था 100 या 200 लीटर, दूसरे में भी 200 लीटर। अब जब 1 kg इसका भी ख़त्म हो गया, इसका भी ख़त्म हो गया, ये जो पानी जो था एलपीजी वाले के ऊपर, वो जो है उसका जो टेम्परेचर पहुंच गया था 80 डिग्री, और जो दूसरे वाले पे था उसका टेम्परेचर पहुंच गया था फॉर एग्जांपल 50 डिग्री। तो मैं कहूँगा जो मेरा एलपीजी है उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। क्यों? उसने ज़्यादा काम किया है, उसने किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा राइज किया है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? एक यूनिट मास, चाहे मैं 1 ग्राम हूँ, चाहे मैं 1 kg लूँ,
1 यूनिट मास जलाने पे मेरा जो है एक सिस्टम जो है कितनी एनर्जी देता है, उसको उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अब अगर कैलोरीफिक और ज़्यादा, जब वो 1 ग्राम चलता है ज़्यादा एनर्जी देता है तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और कम देता है तो कम कैलोरीफिक वैल्यू। अब दूसरी कंडीशन, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। अब मैंने बोल दिया आपको कि मेरे पास पेट्रोल है, ठीक है, या मैंने कहा दिया अभी आपको हाइड्रोजन वाली बात कही, और मैंने कुछ कहा और कुछ ऐसी चीज़ें जिनका अगर मैं 1 ही ग्राम जलाऊंगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे। अब मैंने और कुछ चीज़ें कहीं, ऐसी कुछ चीज़ें जो एक्सेसिबल है ही नहीं, जो मिलती ही नहीं है। वो तो गुड सोर्स है, उनका कैलोरीफिक तो हाई है, बट वो एक्सेसिबल है ही नहीं, वो हमें मिलती ही नहीं बाजार में, वो इजीली अवेलेबल है ही नहीं। जब इजीली अवेलेबल है ही नहीं तो वो फ्यूल बनेंगे ही नहीं। क्यों? फ्यूल्स वगैरह को हम घर वाली चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, और गुड सोर्स वही होता है जिसको हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उनको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते तो वो कहाँ से हो गया हमारा गुड सोर्स? तो इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। और एक चीज़, ये हमें एनर्जी जो प्रोवाइड करना चाहिए बहुत टाइम के लिए। यही वाली बात मैंने अभी वो बॉम्ब वाली बोली थी आपको। अगर मैं बॉम्ब फोड़ देता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है एब्रप्टली, मगर अगर मैं सिमिलरली कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसा एनर्जी का सिस्टम है जो मुझे एनर्जी देता है बट बहुत टाइम के बाद, हफ्ते के बाद वहाँ से जो है कुछ वाट्स आते हैं, हफ्ते के बाद कुछ वाट्स आते हैं, तो जनरली मैं बोलूँगा वो मेरा सिस्टम जो है अच्छा नहीं है। मेरा सिस्टम ऐसा अच्छा है जो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी दे, मगर उतनी एनर्जी दे जिसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, जो मुझे काम में आए, अच्छी तरीके से एनर्जी दे, और वो लॉन्ग रन के लिए दे, जितने मुझे इस्तेमाल कर, जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, एब्रप्ट ना हो, जिसको मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर सकता हूँ, उतनी एनर्जी दे दे। इट शुड बी रिन्यूएबल, मगर इट शुड बी, ये रिक्वायरमेंट आती है। आपके जो फ्यूल्स है, जो हम पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनको तो हम रिन्यूएबल नहीं कहेंगे ना, बट इट शुड भी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा फ्यूल हम इस्तेमाल करें गुड, या जो हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये ऐसा होना चाहिए ताकि इसको हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोलर एनर्जी, उसमें ये जो है मैक्सिमम चीज़ें आ जाती है, वो रिन्यूएबल भी है, अच्छे टाइम के लिए भी एनर्जी देता है। कैलोरीफिक के लिए तो उस चीज़ में वो तो बर्न नहीं करता है, तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को फ्यूल के साथ भी जोड़ना है, सॉरी, ये जो है हमारा पॉइंट फ्यूल के लिए रहेगा। और इन जनरल बर्निंग वाला कंसेप्ट जो है वो हमारे गुड सोर्स के साथ नहीं आएगा। खैर, तो ये सेफ भी होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए एनवायरनमेंट के लिए, ताकि इससे जो है हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे, हैज़ार्डस ना हो। आई गेस इट वॉज हिट। अभी तक के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, लाफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एंड ऑल अदर थिंग्स। आई होप कि आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है पसंद आई होंगी, और आपने जो है आज का लेक्चर अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो फिर कभी आपके साथ मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, और उस लेक्चर में जो हम चीज़ें फिर से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, सी यू सून।